हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के में हमेशा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मुझे आईटी कंपनी में अगर ज्वाइन करूं तो मेरी सैलरी कितनी होगी। और इसके लिए अलग अलग मीन्स लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है, बट एग्जैक्टली रियल टाइम ग्राउंड पे क्या होता है। मीन्स जब आप जॉब करने जाते हो तो कोई कह देगा एमएनसी में इतनी सैलरी मिलती है, बट एग्जैक्टली वो होती नहीं है, या फिर मिड साइज में कितनी होती है। तो ये एक एक जो फैक्टर होते हैं सैलरी पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि अगर आईटी में आप करियर बनाना चाहते हो तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरह के कंपनी होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले जो कंपनी होती है वो तीन तरह की कंपनीज होती है। मैं एक ब्रॉडली एक कैटेगरी में लिया हूँ, जैसे एमएनसीज हुआ, मिड साइज हुआ, स्मॉल स्केल हुआ। तो ये तीन तरह के कंपनीज होते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमएनसीज कंपनी में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या क्या हमें चाहिए होता है, पहले से प्रिपरेशंस क्या करने होते हैं, उसके बेसिस पे हमें सैलरी मिलेगी। तो पहले समझते हैं एमएनसीज कंपनी के लिए। तो एमएनसीज कंपनी में हम लोग जब जाते हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपका एकेडमिक क्राइटेरिया। अब एकेडमिक क्राइटेरिया भी फ़र्क पड़ता है, उसमें भी तीन चीज़ें होती है। कुछ कंपनी कहती है कि मुझे 55% चाहिए, कुछ कंपनी कहती है मुझे 60% चाहिए, कुछ कंपनी कहती है मुझे 65% चाहिए। तो अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% और 60 और 65% है और यही कंपनी अगर मांग रही है, तब आप एमएनसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एकेडमिक क्राइटेरिया समटाइम लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये कौन सा एकेडमिक क्राइटेरिया। मीन्स आपका 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, ये तीनों में जो है अगर 55 कंपनी मांग रही, तीनों में 55 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये इसको एकेडमिक क्राइटेरिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बार आपका एकेडमिक क्राइटेरिया सही हो गया, फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट नॉर्मली कंपनी रखती है, तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में आपको देना पड़ता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर जब आप पास हो जाते हो तब आपको नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू होता है, जहाँ पे टेक्निकल राउंड और खासकर लास्ट 1-1.5 साल से देखा जाए तो स्काइप और जूम इंटरव्यू राउंड होते हैं मोस्टली। तो ये राउंड में आपको मेनली वो चेक करते हैं कि आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स आपका कैसा है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ताकि आपको पता चले कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका नॉलेज कितना है। ये राउंड क्लियर करने के बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जो कि आपको कंप्यूटर पे करना है। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी आपको अपने ऑफिस में बुलाती है जहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, वो असाइनमेंट्स परफॉर्म करना होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपको घर पे बना के उनको सेंड करना रहता है। एक सम टाइमलाइन देंगे कि आपको 1 दिन में 2 दिन में आपको बना के देना है, आप ये बना के उनको सबमिट करोगे। तो ये टेक्निकल राउंड होते हैं। उसके बाद HR राउंड होता है। HR राउंड अगर ये सारे राउंड पास हो जाते हैं तो मोस्टली देखा जाए तो सैलरी जॉब आपकी फिक्स्ड हो जाती है। तो HR राउंड मेनली सैलरी नेगोशिएशन राउंड होता है। लास्ट का अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो कि आपकी सैलरी कितनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चलती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स फुलफिल है या नहीं है, ये सब चीज़ें बातें HR राउंड में होती है। सैलरी आपका है तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, कंपनी आपको कितना दे सकती है, ये सब आपको HR में राउंड में सारी चीज़ होती है। तो अगर ये सारे प्रोसेस अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद अगर MNC में जाते हो तो फिर सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पे भी 2 फैक्टर हैं। तो अगर आपको ऑन कैंपस रहता है, जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं वहाँ से पास आउट होते हैं, तो आपको पैकेज अच्छी मिलती है और ज़्यादा इंटरव्यू टफ भी नहीं होता है। लेकिन ऑफ कैंपस में जाते हैं तो कंपनी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जांपल आप जावा डेवलपर हो, .NET डेवलपर हो, PHP तो मेनली MNC ज़्यादा काम नहीं करती है, सॉफ्टवेयर टेस्टर है या फ्रंट एंड डेवलपर है। तो वो चाहती है कि अगर मैं फ्रंट एंड के लिए हायर कर रहा हूँ तो आपके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो सैलरी उसी पे डिपेंड करते हैं। तो मिनिमम सैलरी जो होती है वो 18,000 से लेके 30,000 के बीच में होता है। अब यहाँ पे कंपनी भी डिसाइड करती है कि मुझे उनको 20 देना है, 25 देना है, 30 देना है। मोस्टली 30 से ऊपर ज़्यादा कंपनी, कुछ ही रेयर कंपनी होती है जो आपको 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में फ्रेशर्स को देती है। बट आपको जो सैलरी होती है वो 18 से लेके 30 के बीच में ही आपको MNCs कंपनी एज ए फ्रेशर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये आपको मैंने बताया कि MNCs कंपनी अगर आपका टारगेट है तो पहले आप ये समझ लो कि उनको क्या क्या चाहिए।
सबसे पहले एकेडमिक, पहले खुद को चेक कर। देखो हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि मुझे जॉब करना है, बस हमने कोर्स लगा लिया। नहीं, पहले आप ये समझो ना आपका डेजिग्नेशन क्या, मीन्स आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन फाइंड करो। फॉर एग्जांपल मुझे एमएनसीज में जाना है, तो फाइंड करो ना मेरा रास्ता क्या है, कि एमएनसीज के लिए क्या मेरे पास एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा हूँ कि मेरे पास एप्टीट्यूड का नॉलेज है कि नहीं, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, टेक्निकल के लिए मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं, एचआर के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका प्रिपरेशन का मेरे पास रोड मैप क्या है। जब तक ये सारे आप प्रिपेयर नहीं करोगे आपको आगे जाने में दिक्कत होगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि हम कोर्स लगा लेते हैं, बाद में जाके प्रॉब्लम आती है कि मैंने कोर्स लगाया बट मुझे जॉब नहीं मिली। तो प्रिपरेशन पहले ज़रूरी होती है कि मैं कोर्स क्यों करूँ, ये चीज़ आपको सबसे पहले ये देखना है। तो ये मैंने बताया एमएनसीज में अगर मान लो जॉब के लिए जाते हो तो एज ए फ्रेशर आप 18 से लेकर 30,000 के बीच में चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के लिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग बात करेंगे मिड साइज कंपनी। जो अभी जस्ट मैंने बताया कि एमएनसीज कंपनी की क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। जो नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है मिड साइज कंपनी। तो मेनली मिड साइज कंपनी में क्या होता है कि इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट डेफिनेटली ये लोग लेते हैं। उसके बाद आपको टेक्निकल राउंड होते हैं और एचआर राउंड होते हैं। ये 3 राउंड कंपलसरी होता है। कुछ कंपनी आपको 1-2 राउंड आगे पीछे कर दिया जाता है, बट ये 3 राउंड कंपलसरी होता है, ये आपसे लेंगे। और यहाँ पे इतनी 3 राउंड होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, तो देखा जाए तो 12,000 से लेके 20,000 इन बिटवीन फ्रेशर्स को मिड साइज कंपनी प्रोवाइड करती है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मिड साइज कंपनी मतलब क्या। वैसी कंपनी जिसकी सैलरी जिस कंपनी में 50 लोग से 100-200 लोगों तक काम करते हैं, इस कंपनी को नॉर्मली मिड साइज कंपनी कहा जाता है। तो अगर कोई कंपनी अगर इस रेंज में आते हैं 50 से लेकर 200 के बीच में, समझ जाओ कि एक मिड साइज कंपनी है। उसके लिए मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, टेक्निकल राउंड होंगे और एचआर राउंड होंगे। नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो आती है स्मॉल स्केल कंपनीज। मोस्टली स्मॉल स्केल कंपनीज में ऐसे कंपनीज होते हैं जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जो आप कह सकते हो कि एक शॉप टाइप हो या फिर एक छोटा सा 500,000 स्क्वायर फीट में ऑफिसेस होते हैं, 4-5-10 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, वो स्मॉल स्केल कंपनीज में आती है। स्मॉल स्केल कंपनी में इंटरव्यू निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है कि टेक्निकल राउंड आपको होता है और उसके बाद एचआर राउंड होता है। मेनली एचआर राउंड जो कंपनी के प्रोप्राइटर होते हैं या फिर कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कह सकते हो कंपनी के ओनर होते हैं, वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू जो होते हैं मीन्स स्मॉल स्केल में, इनको एक ही चीज़ चाहिए होता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, कोई करने वाला चाहिए। उनको ये नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं, आपका जो है एकेडमिक्स अच्छा है कि नहीं, आपका परसेंटेज अच्छा है कि नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा टेक्नोलॉजी जावा है या मेरा टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर आपको काम करते आना चाहिए, काम करके दो, आप सैलरी लेके जाओ। तो ये माइंडसेट होता है स्मॉल स्केल कंपनीज का। तो ये एक बिग डिफरेंस है एमएनसीज कंपनी, मिड साइज कंपनी और स्मॉल स्केल कंपनी। और स्मॉल स्केल की जो सैलरी होती है वो 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ स्मॉल स्केल कंपनीज ऐसे भी कहते हैं कि आप 2-3 महीने हमारे यहाँ पे काम करो, मैं आपको फ्री में या फिर 3,000 या 5,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दूंगा, आपका परफॉर्मेंस देखूंगा और परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी प्रोवाइड करूंगा। तो ये भी चीज़ें होती है स्मॉल स्केल में। बट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल स्केल जो है ज़्यादा दिन तक रिजर्व रहना सही नहीं होता है। इसलिए ये आप चाहो तो 6 महीना से 1 साल आप स्मॉल स्केल कंपनी में गुजार सकते हो और उसके बाद आप मिड साइज या एमएनसीज कंपनी में कोशिश करो ट्राई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अभी आप यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन के लिए जो नॉर्मली जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं उसका एक मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं जावा सीख लूँगा तो मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। अभी मैंने 3 तरह के कंपनीज का आपको बताया कि एमएनसीज में 18 से 25-30 तक मिलेगा, मिड साइज में 12 to 20 मिलेगा, स्मॉल में 8 से 12,000 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, यहाँ पे कंपनी पे सैलरी जो है वेरी कर रहा है, ना कि टेक्नोलॉजी पे। सेम चीज़ अगर मान लो कि हम लोग आगे जाते हैं जॉब के लिए,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी फ्रेशर है, अगर जो MNC में एलिजिबल है वहाँ पे इंटरव्यू निकाल लेता है तो उसकी सैलरी 25,000 मान लो हो सकता है। मिड साइज में वही सैलरी अगर 15 to 16, 18,000 हो सकता है, और स्मॉल स्केल में जो सैलरी होगी वो 8 से 10,000 रुपये हो सकता है। अब देखो पर्सन वही है, कंपनी बदल रहा है, सैलरी का रेंज बदल रहा है, तो सैलरी डिपेंड करता है कंपनी पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये आप ध्यान में रखो। फ्रेशर के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि आप अच्छा टेक्नोलॉजी चूज करोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, ये नहीं होता है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। मैं अभी जो भी बता रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, रूल रेगुलेशन है वो भी होता है। मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि ये पूरी कंपनी में सैलरी किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो हम लोग समझते हैं कि सैलरी का फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सैलरी जो डिपेंड करता है, सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी, जो मैंने अभी आपको समझाया, MNC, मिड साइज, स्मॉल स्केल कंपनी, ये सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है सैलरी। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, बट ओनली फॉर एक्सपीरियंस। जो लोग को जावा का एक्सपीरियंस है, तो अगर जावा की कंपनी में स्विच कर रहा है तो उस केस में आपको वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो सैलरी डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी पे। दूसरा जो थर्ड पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल जितना आपको अच्छा रहेगा उतना अच्छा पैकेज मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इनिशियल ट्रेनिंग करके जाते हैं, जिसमें उनको रियल टाइम ट्रेनिंग, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, प्लस जॉब के लिए जाते हैं तो उनको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, लाइक 4 लाख से लेकर 7-8 लाख के बीच में भी मिलती है। बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर जितना अच्छा रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे पैकेज मिलते हैं। नेक्स्ट एकेडमिक परसेंटेज जो क्राइटेरिया होता है उसमें अगर अच्छी कंपनी में एलिजिबल हो जाते हैं तो भी एक फैक्टर होता है। प्रोजेक्ट एक्सपोजर, ये समझने की बात है। आज के टाइम में आपका कितना भी अच्छा मीन्स एकेडमिक्स हो, कम्युनिकेशंस हो, लेकिन प्रोजेक्ट एक्सपोजर आपको जितना ज़्यादा रहेगा, कंपनी में रिक्रूट होने के, कंपनी को आपको हायर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो वो बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं जावा भी सीख लूँ, .NET भी सीख लूँ, फ्रंट एंड भी सीख लूँ, बहुत सारे कोर्स एक साथ लगाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, एक पैकेज में 10 कोर्स डाल देते हैं, ये सारे कोर्स कर लो, आपके पास जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है जब आप पाँच कोर्स एक कोर्स के साथ करते हो। रीज़न क्या होता है कि अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी चूज कर लो, जावा चूज कर लो, वेब डेवलपमेंट चूज कर लो, वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड चूज कर लो या बैक एंड चूज कर लो, और उसी में आप डेडिकेशन के साथ 2 से 3 महीने टाइम दो, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करो, एक नहीं, 5 नहीं, 10 प्रोजेक्ट पे काम करो। उस केस में क्या होगा, आपकी मास्टरी हो जाएगी उस प्रोजेक्ट में। आपको कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट पे असाइन करेगा, कुछ किसी तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एक्सेलेंट बन के बाहर निकलोगे। और कंपनी को वही चाहिए। आप कोई भी कंपनी का जेडी उठा लो, अगर मान लो जावा के ओपनिंग्स हैं और आपके पास नॉलेज ऑलरेडी पाइथन का है, तो कंपनी को पाइथन से कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी को काम करवाना जावा पे है, तो उसको जावा का नॉलेज चेक करेगा, पाइथन का एडवांटेज नहीं होगा। तो इसलिए ये आप कंफ्यूज ये इस बात को ना हो जाओ कि नॉर्मल लोग कहते हैं कि हम फुल स्टैक कर लेते हैं, मिड स्टैक कर लेते हैं, जिसमें फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा। तो इससे बेटर कि आप कोई एक टेक्नोलॉजी पे 6 महीना डेडिकेशन के साथ टाइम दीजिए, आपको अच्छे पैकेज में, अच्छे सैलरी में, अच्छी कंपनी में होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लो कि 5 पोजीशन है और 100 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, बट टॉप 5 में आप होने चाहिए। और ये तभी होगा जब आप रियल टाइम 3 महीने एक टेक्नोलॉजी पे टाइम दूँ को 3 महीने रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ऑटोमेटिक आपका टॉप 5 में आप आ जाओगे। इसलिए प्रोजेक्ट एक्सपोजर की भी ज़रूरत होती है। प्लस सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करता है, जैसे CNC वेबल भी एक ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, तो नॉन IT बैकग्राउंड से हो तो उस केस में एक सर्टिफिकेशन आपको बूस्ट करता है और आपको एलिजिबल बनाता है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। समटाइम्स एक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी काम आता है, जैसे कुछ लोग टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको ऑलरेडी टीम हैंडलिंग का समझ में आता है। तो ये फैक्टर्स भी होते हैं मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी। अगर कोई कंपनी में आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट अगर स्किल है तो वो भी एक फैक्टर होता है आपको और जॉब के लिए, इस पर काम करने के लिए। यहाँ पे एक और मैं चीज़ें ऐड करूँगा। ये मैंने आपको बताया कि फैक्टर, कुछ 7 फैक्टर मैंने बताया। एक टेक्नोलॉजी में कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि ताकि नॉर्मली टेक्नोलॉजी में लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। ओनली फॉर एक्सपीरियंस मैंने लिखा है।
फॉर एग्जांपल कि एक कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी पे आप काम किए हो जैसे जावा। अब जावा डोमेन मीन्स टेक्नोलॉजी में आपने काम किया, बट डोमेन क्या है कि अगर मान लो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप हो सकता है बैंकिंग डोमेन में काम किए हो या ई-कॉमर्स डोमेन में काम किए हो या फिर हो सकता है रियल एस्टेट डोमेन में काम किए हो, और जब कंपनी स्विच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग डोमेन में काम किया और जब कंपनी स्विच कर रहे हो तो वो भी कंपनी बैंकिंग डोमेन में काम कर रही है, तब उस कंपनी के लिए आप सबसे बड़े एडवांटेज बन के जाओगे। तो उस केस में अगर सैलरी का हाइक अगर 100% भी मांगते हो, कंपनी देने को तैयार होगी। बट अगर आप रियल एस्टेट डोमेन में ऑलरेडी मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप अगर बैंकिंग डोमेन में शिफ्ट कर रहे हो, तो कंपनी आपकी 100% हाइक मांगोगे तो फिर भी नहीं दे सकती। रीज़न क्या है कि आपका डोमेन का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी सेम है बट डोमेन डिफरेंस है। तो जॉब सैलरी जो आपको मिलती है, ये मिलती है जॉब डिस्क्रिप्शन जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका नॉलेज, आपका प्रोफाइल कितना ज़्यादा सिमिलर है और कितना मैच है। जितना ज़्यादा मैच रहेगा आपके स्किल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। तो ये फैक्टर होता है सैलरी आपको मिलने के लिए। आई होप कि आपके जो डाउट्स होते हैं मन में, कन्फ्यूजन कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सैलरी की कोई एक ही फैक्टर से नहीं होता है, मैंने 7 आपको अलग अलग फैक्टर बताए, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आपको सारे डाउट्स इस पर क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट पे आप पूछ सकते हो, या जो CNC वेबल का हेल्पलाइन नंबर है आप वहाँ से बात कर सकते हो। वहाँ पे हमारे जो HRs होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारे एक टीम के करियर गाइडेंस टीम होती है, तो वो भी आपको बता देंगे। जब भी कोई कोर्स करते हो तो हम लोग सीधे कोर्स ज्वाइन करें नहीं बोलते हैं, पहले आप अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के जॉब आपको मिल सकते हैं, किस तरह कंपनी में आप जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को चूज करो, फिर आप आगे जाओगे तो जॉब मिलना आपके लिए बहुत आसान होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू कैन फाइंड वेरी गुड कोर्स फॉर यू, वेरी गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर यू, और उसके बाद आप अच्छे से ये सब प्रिपरेशंस करके आप करियर का एक रोड मैप बनाओ, फिर कोर्स करो और उसके बाद आपके लिए जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।